हम इस वीडियो क्लिप में डॉट कन्वेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं, जिसे पोलरिटी मार्किंग भी बोला जाता है। डॉट कन्वेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पोलरिटी मार्किंग। देखिए, मैंने यहाँ दो फिगर बना रखा है। एक ट्रांसफार्मर है, ये भी एक ट्रांसफार्मर है। सब कुछ सिमिलर है सिवाय सेकेंडरी वाइंडिंग के। आप प्राइमरी वाइंडिंग सेम रखा है मैंने, सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप देख पा रहे होंगे। ये सेकेंडरी का वाइंडिंग कुछ इस तरह किया हुआ है और ये सेकेंडरी का वाइंडिंग उसके उल्टा डायरेक्शन में किया हुआ है। चलिए हम लोग इस पे आते हैं, फिर उधर चर्चा करेंगे। मैंने एक एसी सोर्स अप्लाई किया है इस ट्रांसफार्मर में और करंट आई फ्लो हो रहा है प्राइमरी साइड में। इसे मैं पी से प्राइमरी और एस फॉर सेकेंडरी डिनोट कर रहा हूँ। करंट का डायरेक्शन किसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर के इनसाइड है और इस करंट के चलते ट्रांसफार्मर के कोर में एक फ्लक्स स्टेबल होगा और जिस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस इंस्टेंट पे इस फ्लक्स का डायरेक्शन पाथ इधर होगा। फ्लक्स का पाथ कुछ इस तरह होगा, यहाँ नीचे की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ। ये मेन फ्लक्स का पाथ होगा कुछ इस तरह, है ना। अब चूंकि ये अल्टरनेटिंग नेचर का है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के आधार पे यहाँ वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और मैं मान ले रहा हूँ कि फाई, जो इस फाई की बात कर रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग विथ टाइम है। कहने का मतलब डी फाई अपॉन डी टी इज पॉजिटिव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये फ्लक्स बढ़ रहा है समय के साथ, तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और जो करंट बहेगा, इंड्यूस्ड करंट, उसका प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होगा कि ये मेन फ्लक्स के अपोजिट रहे। और ऐसा करने के लिए मैं इसे दिखाना चाहूँगा, फाई आई से डिनोट करना चाहूँगा। फाई आई क्या है? इंड्यूस्ड फ्लक्स। और इस इंड्यूस्ड फ्लक्स के प्रोड्यूस करने के लिए करंट को किस तरह बहना होगा? कुछ इस तरह बहना होगा। क्या मैंने सही बनाया है? अब जरा नोटिस करेंगे जी। और इस करंट को फ्लो करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी जो होगी इस तरह की होगी। अगर फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, ये मेन फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, क्योंकि इसे कम करना है। ये समय के साथ बढ़ रहा है, इसे कम करना है, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स का डायरेक्शन अपवार्ड होगा। और ये अपवार्ड फ्लक्स स्टेबल करने के लिए करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सेकेंडरी कॉइल में इस तरह होना चाहिए और इस डायरेक्शन को अचीव करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी इस तरह होनी चाहिए। तो ये मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी यहाँ डिसाइड कर लिया। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये प्राइमरी साइड में इंड्यूस्ड, देखिए यहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा और प्राइमरी साइड में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। सिर्फ सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी साइड में भी इस फ्लक्स के चलते इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मैंने ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के बारे में इस बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि ये फ्लक्स इस कॉइल को भी तो लिंक कर रहा है, तो यहाँ भी फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा। और चूंकि इंक्रीजिंग नेचर का है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी उसका पोलरिटी इस तरह होगा ताकि करंट इसके अपोजिट जाए, इस करंट के अपोजिट जाए, क्योंकि इस फ्लक्स के अपोज में, मतलब इसमें जो फाई आई का डायरेक्शन होगा ये होगा, इसका उल्टा। क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स स्टेबल करने के लिए करंट बाहर की तरफ जाना चाहिए, इंड्यूस्ड करंट बाहर की तरफ जाना चाहिए। हाँ, ये सप्लाई करंट है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी, और मैं इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने देखा। अब आते हैं इस केस में। यहाँ जब आप देखेंगे, मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये फ्लक्स है, यहाँ भी मेन फ्लक्स जो है नीचे की तरफ है और यहाँ जो मेन फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ है। ये करंट वही है और कंडीशन भी वही है, फाई टी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम
दिस इंप्लाइज डी फाई अपॉन डी टी इज पॉजिटिव। सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर, सब कुछ सिमिलर कंडीशन है। मैंने बाइंडिंग भी उसी तरह कर रखा है, करंट का डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। अंतर क्या है इस बाइंडिंग में, सेकेंडरी साइड के बाइंडिंग के फैशन में, किस स्टाइल से किया हुआ है, ये अंतर है। मैं अगर ऑब्जर्व कराना चाहूँ आपको, तो मैं अगर ऊपर से नीचे आऊँ तो मुझे इस तरह मूव करना पड़ रहा है। देख पा रहे हैं, ये कोर है और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे हमें आना पड़ रहा है तो मूवमेंट ये है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मैं इसे बोल दूँ। इसका फैशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और इस बाइंडिंग का फैशन क्या है, मैं अगर ऊपर से नीचे आने के लिए घूमूं तो ये इसके उल्टा क्लॉकवाइज है ना। बस इतना सा ही अंतर है। यहाँ सेकेंडरी साइड का बाइंडिंग क्लॉकवाइज है और यहाँ सेकेंडरी साइड का बाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज फैशन में किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी क्या होगी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्स समय के साथ बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कुछ इस तरह प्रोड्यूस होगा कि उसके चलते इंड्यूस्ड ईएमएफ के फ्लक्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, क्योंकि अपोज करना है। तो इस तरह के फ्लक्स को स्टेबल करने के लिए करंट को इस तरह मूव करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह करंट को मूव करना पड़ेगा ताकि फ्लक्स ऊपर की तरफ जाए, और इस तरह के करंट को मूव करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बाइंडिंग किस तरह लपेटा हुआ है। तो आप इस दोनों केस को ऑब्जर्व करिए, दोनों केस सिमिलर है सिवाय सेकेंडरी साइड के बाइंडिंग के फैशन के रूप में, दोनों उल्टा है। तो आप देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी बदल गई, और यहाँ वही सेम है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी क्या है, वही है जो पहले यहाँ थी। तो मैंने एक बाइंडिंग का फैशन बदला, उस बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी बदल गई। पहले यहाँ ऊपर वाला हिस्सा माइनस था, अब ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सेकेंडरी साइड के बाइंडिंग के तरीके को बदल दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी बदल जाएगी। बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ उस अंतर के चलते पोलरिटी बदल जाएगी। तो जब भी हम ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाइंडिंग किस फैशन में क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सिर्फ सेकेंडरी का नहीं, प्राइमरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का फैशन आप डिसाइड कीजिए, तो ये कोर है, और मैं अगर ऊपर से नीचे आना चाहूं तो इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इट इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज बोथ आर सेम। अब कोई बच्चा ये पूछना चाहेगा कि देखने में तो दोनों बाइंडिंग अलग अलग लग रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी दोनों सेम है। यहाँ देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, फिर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये दूसरे तरह से क्या हुआ, लेकिन फिर भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है ना, ये उल्टा है। इधर से आप देख रहे हैं ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। आप कोर को अपने उंगली को कोर की तरह सोचिए और फिर मूव करना चलिए। कोई एक हिसाब किताब ले लीजिए, या हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बाइंडिंग हमें इस तरह लपेटा हुआ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो डॉट का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हर एक सिचुएशन में ट्रांसफार्मर के कोर में जो बाइंडिंग किया हुआ है, इसके फैशन को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किस तरह किया हुआ है ये माइन्यूटली हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तभी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक आध सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब पूरे कोर्स में हमें इस तरह फिगर बनाना पड़े तो बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। तो हमने इसके लिए डॉट कन्वेंशन बना रखा है। डॉट कन्वेंशन क्या है? डॉट कन्वेंशन हम सिंबल में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं।
ये एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है। क्या इस सिंबल से आपको पता चल रहा है कि ये बाइंडिंग क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये बाइंडिंग क्या है? नहीं पता चल रहा है। तो हमारे लिए हर एक बार इस तरह के फिगर को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने सिंबल में एक ऐसा अरेंजमेंट, डॉट का अरेंजमेंट कर लिया जो हमें ये बताएगा कि हमें बाइंडिंग के फैशन को ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी के बारे में बताएगा। जैसा मैं अगर इस ट्रांसफार्मर को यहाँ डिनोट करना चाहूँ सिंबल के हिसाब से, तो मैंने ऐसा साइन बना दिया। सॉरी, हाँ, ये वाला ट्रांसफार्मर है ना। इस डॉट का मतलब ये है कि जिस इंस्टेंट पे ये टर्मिनल, प्राइमरी साइड का ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, उस इंस्टेंट पे सेकेंडरी साइड का ये नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा। यही बात जिस इंस्टेंट पे ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, उस इंस्टेंट पे सेकेंडरी साइड का नीचे वाला टर्मिनल भी नेगेटिव होगा। दोनों के पास डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है किसी इंस्टेंट पे दोनों टर्मिनल की पोलैरिटी सेम होगी। देखिए, मैं ये परमानेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये साइन परमानेंट नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर, ये ट्रांसफार्मर एक एसी डिवाइस है, अल्टरनेटिंग डिवाइस है, तो ये पोलैरिटी बार बार चेंज करते रहेगा, सेकेंड में 50 बार 100 बार, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैं प्लस माइनस लिखने से बच रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये टर्मिनल और इस टर्मिनल की पोलैरिटी सेम है। ठीक उसी तरह नीचे वाले विदाउट डॉट वाले टर्मिनल की पोलैरिटी भी सेम है। तो इसके लिए मैंने ऐसा सिंबल बना दिया। अब हमें ये जरूरी नहीं है कि ये बाइंडिंग किस तरह लपेटा हुआ है, ये बाइंडिंग किस तरह लपेटा हुआ है, हमें इस बात को यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। तो डॉट कन्वेंशन हमारे लिए काम को आसान कर देता है और हम सिंबल के हिसाब से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्राइमरी साइड का कौन सा। डॉट कन्वेंशन क्या करता है? डॉटेड टर्मिनल्स हैव सेम पोलैरिटी एट एनी इंस्टेंट। सेम पोलैरिटी एट एनी इंस्टेंट। ये बात आपको जानना चाहिए। अगर मैं इस ट्रांसफार्मर के सिंबल के बारे में बात करूं, तो ठीक उसी तरह इस ट्रांसफार्मर का भी सिंबल मैं बना सकता हूं। ठीक है, ये इस ट्रांसफार्मर का सिंबल है, डॉट कन्वेंशन। तो बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। डॉट कन्वेंशन हमारे काम को आसान कर देता है और हमें बार बार बाइंडिंग के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का ऑब्जर्वेशन नहीं करना पड़ता और ना ही उसे दिखाना पड़ता है। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में कई बार ये इस पोलैरिटी को लेके सवाल पूछे हुए हैं, ईएस में भी और गेट में भी। तो हम जरा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉट कन्वेंशन तो आप समझ चुके होंगे। इस बाइंडिंग के लपेटने से, किस तरह लपेटने से कौन सा पोलैरिटी होगा, एक तो ये मैंने अभी जो बेसिक बात डिस्कस किया, इस तरीके से आप यहाँ की पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ की पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी है, आप उसे जान लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा पोलैरिटी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी डिसाइड करना। चलिए, तो मैं उस बात पे आता हूँ। हर एक बार सवाल में, हर एक बार हमारे पास जो प्रॉब्लम रहेगा, हम बेसिक अप्लाई तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है, रिजल्ट भी हमारे पास आएगा, लेकिन हम एक दूसरा तरीका भी मेरे पास है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि दो बातें हैं। मैं इसे प्राइमरी बोल दूं, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। देखिए, दो बात है। आपको कौन कौन पैरामीटर ध्यान रखना है पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में? दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है? फ्लक्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और दूसरा पैरामीटर क्या है? बाइंडिंग का फैशन। फैशन ऑफ बाइंडिंग। चलिए, मैं अगर इस पिक्चर की बात करूं तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, प्राइमरी साइड में पी में क्या है? अपवार्ड। तो मैं यहाँ अपवार्ड लिख दे रहा हूँ। और मैं अगर सेकेंडरी साइड की बात करूँ तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है? डाउनवर्ड। फिर मैं
बाइंडिंग के फैशन की बात करूं तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है ये, और अगर यहाँ बात करूं तो क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों उल्टा है और ये दोनों भी उल्टा है, एक दूसरे का अपोजिट है, अपवार्ड है, डाउनवार्ड है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो हर एक बार अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, मैं नीचे वाले बात को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पहले वाले बात को कंसीडर करूँ। फ्लक्स चूंकि दोनों में उल्टा है इसलिए पोलरिटी क्या होगी, उल्टा होगा, अगर सिर्फ पहला वाला बात रहता तो। लेकिन दूसरा पैरामीटर को भी हमें ध्यान रखना होगा, दोनों का बाइंडिंग उल्टा है, इसलिए इसे एक बार फिर से आप उलट दीजिए, ठीक है ना। ये पोलरिटी, पहले वाला पोलरिटी पहले कारण के चलते, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स के चलते, और दूसरे वाला पोलरिटी बाइंडिंग के फैशन के चलते। देख रहे हैं आप, वही आ गया जो रिजल्ट है। तो हम इस तरह एक दो पैरामीटर को ध्यान में रख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि बाइंडिंग के अक्रॉस पोलरिटी क्या होगी। इस बात को हम यहाँ भी लगाते हैं। इस फिगर के लिए भी हम अगर देखना चाहें तो जैसे मैं बात करूँ प्राइमरी में, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स अपवार्ड, यहाँ डाउनवार्ड, मैं लिख दे रहा हूँ अपवार्ड, ये डाउनवार्ड, और बाइंडिंग का फैशन इधर एंटी क्लॉकवाइज और इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके चलते उल्टा होगा। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके चलते पहले वाले पैरामीटर के चलते उल्टा होगा, और दूसरे के चलते चूंकि दोनों सेम है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए उल्टा होगा। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दो पैरामीटर अगर आप ध्यान रखेंगे और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, दोनों एक ही तरह से हैं या दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, तो आप उस आधार पे दूसरे वाले टर्मिनल की पोलरिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। रही बात पहले वाले टर्मिनल की पोलरिटी की, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? जो ही मैंने कहा कि फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो इसे डिक्रीज करने के लिए करंट इस तरफ भेजना पड़ेगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी इस तरह होगी। अगर ये रहता कि फ्लक्स समय के साथ, दूसरा केस रहता है कि डिक्रीज कर रहा है, तो इसका उल्टा होता, हमें फ्लक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो इसके सपोर्ट में रहेगा, तो इसके उल्टा हो जाता। तो पहले जो इनपुट टर्मिनल है उसके लिए पोलरिटी डिसाइड करना बड़ा आसान है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलरिटी डिसाइड करना बहुत ही आसान है। जो दूसरा टर्मिनल है उसके लिए हम इस कंसेप्ट को अगर जल्दी से करना चाहें तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या ऑब्वियस सा बात है बेसिक लगा के भी कर सकते हैं। एक तीसरा केस और है जहां मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, है ना, इसे मिटाता हूँ। अगर बाइंडिंग यहाँ रहे तो आप निकाल लेंगे, यहाँ रहे तो भी निकाल लेंगे। जैसे मैं अगर इस तरह का फिगर बनाऊं, ये प्राइमरी हो गया, मैंने ठीक उसी तरह बनाया है, और सेकेंडरी मैं यहाँ ना बना के यहाँ बनाऊं, ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया, और बाकी सारी बातें ठीक उसी तरह है। ये करंट आई जा रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो आप बड़ा यहाँ आप आसानी से देख के बोल सकते हैं कि दोनों बाइंडिंग एक ही तरह है ना। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी लग रहा था, लेकिन यहाँ तो एकदम आपको दिखेगा कि दोनों बाइंडिंग एक ही तरह है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और यहाँ भी ऊपर की तरफ। मैंने आपको दो पैरामीटर बताया था, फ्लक्स का डायरेक्शन और बाइंडिंग का फैशन, ठीक है ना। तो फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ अपवार्ड है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, यहाँ भी अपवार्ड है, और बाइंडिंग यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है और सेकेंडरी साइड भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब यह सब बात है कि जो इसकी पोलरिटी होगी वही इसकी पोलरिटी होगी, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एक ही तरह लपेटा हुआ है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं, इसको उलट दें, इसको रहने दें, इसको उलट के इसको सही कर लें,
तो इसीलिए ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर बाइंडिंग यहाँ ना रह के यहाँ रहे फिर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस चार्ट का और पोलरिटी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक केस और आप सोच सकते हैं, ये बाइंडिंग एक इस तरह का सिचुएशन है कि बाइंडिंग यहाँ ना होके यहाँ रहे। मैं अगर इस बाइंडिंग को यहाँ लाना चाहूँगा, यहाँ रहे, और अभी आप इसको भूल जाइए, इस बाइंडिंग इसको आप सेकेंडरी मान लीजिए। इस बाइंडिंग और इस बाइंडिंग के बीच कंपेयर कीजिए कि इसकी पोलरिटी मैंने दे रखी है, इसका पोलरिटी बताइए। तो ये बड़ा, अब आपके लिए उस चार्ट का मदद लेना बड़ा टफ हो जाएगा। क्यों? यहाँ फ्लक्स अपवार्ड और यहाँ ना अपवार्ड ना डाउनवार्ड। अब मतलब दोनों वर्टिकल लेग पे रहे तो हमारे लिए आसान है, लेकिन एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लेग पे रहे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना पोलरिटी, जो उस चार्ट की मदद से हम बेसिक लगा के तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ एक टेक्निक हम आपको देना चाहेंगे कि इस बाइंडिंग को आप यहाँ सरका के ले आइए। आप मन में एक फिगर ड्रॉ कीजिए, इमेजिनरी फिगर, जहाँ ये बाइंडिंग यहाँ आ जाए। तो जब इस बाइंडिंग को आप उठा के यहाँ लाने करेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, है ना। या फिर इस बाइंडिंग को आप यहाँ उठा के ले आइए जैसा कि मैंने पहले कर रखा। तो अब आपके लिए आसान हो गया, अगर यहाँ रहे या यहाँ रहे तो आसान हो गया। सिर्फ करना क्या है, इस बाइंडिंग को उठा के यहाँ लाना। लेकिन हाँ, सावधानी से। अब ऐसा नहीं, देख रहे हैं ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ आएगा, है ना, इसको ऐसे ऐसे आप घुमाइएगा तो यहाँ आ जाएगा। ये इमेजिनेशन करना है आपको, और तब आपके लिए आसान हो जाएगा। तब आप फट से कह सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, ऊपर वाला नीचे वाला पॉजिटिव होगा, ऊपर जो कि यहाँ था, ठीक है ना। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये बाइंडिंग यहाँ भी रहे तो ये, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये बाइंडिंग यहाँ है तो हम डिसाइड कर लिए, इसको यहाँ करेंगे तो डिसाइड कर लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस बाइंडिंग को मूव कर रहा हूँ, कहीं ऊपर भी लगा सकता हूँ। अगर ऊपर लगाने की बात आएगी तो भी मैं लगा दूँ। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये हिस्सा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस बाइंडिंग को सेकेंडरी को पहले इस यहाँ था, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया। पोलरिटी तो बदलेगी नहीं, बाइंडिंग का फैशन सेम है, और जो यहाँ पोलरिटी होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। मैं सिर्फ बाइंडिंग को रोटेट कर रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप एक प्राइमरी, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का डिफरेंस रहे 90 डिग्री का, तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इमेजिनेशन करके इस बाइंडिंग को इस लेग पे या इस लेग पे ले आना है। दोनों सेम लेग पे रहे तो मेरे लिए काम तो और आसान हो जाता है, बाइंडिंग डिसाइड करने में भी आसान हो जाता है। हाँ चलिए, तो मैंने सीख लिया पोलरिटी मार्किंग के बारे में, और देख लिया कि बाइंडिंग के फैशन को उलटने से पोलरिटी उलट जाती है। इसलिए हमें बाइंडिंग के फैशन को भी ध्यान में रखना होगा, और हर एक बार हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने डॉट कन्वेंशन अडॉप्ट किया है। और डॉट कन्वेंशन ये कहता है कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच डॉट है उनकी पोलरिटी किसी इंस्टेंट पे सेम होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में हम एक एक डॉट लगा देते हैं, और हम बोल सकते हैं कि दोनों डॉटेड टर्मिनल की पोलरिटी किसी इंस्टेंट पे सेम होगी। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।